हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रणव कुमार सिंह फ्रॉम ISPC सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग 71वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन की मई 2025 महीने की शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए, आज का डिस्कशन के अंतर्गत जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है वह है अस्त्र MK1 मिसाइल। यदि अस्त्र MK1 मिसाइल की हम लोग बात करें तो यह जो अस्त्र MK1 मिसाइल है वह एयर टू एयर मिसाइल है, अर्थात इसे हवा से हवा में प्रक्षेपित किया जा सकता है। और इसका जो निर्माण किया गया है, जो अस्त्र MK1 मिसाइल है, इसका निर्माण DRDO द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यह पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है अस्त्र MK1 मिसाइल। अब यदि अस्त्र MK1 मिसाइल की हम लोग बात करें तो हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर तट से अस्त्र MK1 मिसाइल का परीक्षण किया गया। और जो अस्त्र MK1 मिसाइल है वह BVRAAM अर्थात बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर व्यवस्था पर आधारित है। तो यह हो गया अस्त्र MK1 मिसाइल से संबंधित। अब जो दूसरा और महत्वपूर्ण फैक्ट्स है वह है अश्विनी। यदि अश्विनी की हम लोग बात करें तो देखिए, यह जो अश्विनी है वह लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार है, यानी कि भारत में निर्मित एक प्रकार का रडार है जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। अर्थात सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में खबरों में रहा अश्विनी क्या है, या हाल ही में खबरों में रहा अश्विनी का संबंध निम्न में से किससे है, तो देखिए, यह जो अश्विनी है वह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार है। नेक्स्ट है वर्ष 2025। तो आप सारे लोग जानते होंगे कि हाल रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स यानी कि सुधार का वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने ईयर ऑफ रिफॉर्म किस वर्ष को घोषित किया है, तो भारतीय रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स अर्थात रक्षा का सुधारों का वर्ष के रूप में घोषित किया है। अब नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट्स है वह है माघव राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, यदि माघव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो हाल ही में माघव राष्ट्रीय उद्यान को NTCA द्वारा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा हाल ही में माघव राष्ट्रीय उद्यान को 58वां बाघ अभयारण्य के रूप में नामित किया गया है। तो यदि हम लोग माघव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जो माघव राष्ट्रीय उद्यान है वह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में अवस्थित है। अर्थात जो माघव राष्ट्रीय उद्यान है वह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में अवस्थित है, जिसे कि हाल ही में NTCA द्वारा भारत का 58वां टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। अब यदि हम लोग 56वां और 57वां टाइगर रिजर्व जिसे कि हाल ही में घोषित किया गया था, उन टाइगर रिजर्व की बात करें तो छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास अभयारण्य है, जिसे कि 56वां टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। और मध्य प्रदेश का रातापानी वन जीव अभयारण्य को 57वां टाइगर अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। और मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में अवस्थित माघव राष्ट्रीय उद्यान को ही 58वां टाइगर अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट फैक्ट्स है वह है युद्धपोत तवाशय। यदि युद्धपोत तवाशय की बात करें तो युद्धपोत तवाशय का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। और यह जो युद्धपोत तवाशय है वह क्रिबाक श्रेणी का युद्धपोत है, जिसके अंतर्गत टोटल 6 युद्धपोत विकसित किए जाने की बात की गई थी। अब देखिए, यह जो 6 युद्धपोत विकसित किए जाने की बात की गई थी, इसमें से 3 युद्धपोत ऐसे होंगे जो कि रूस में निर्मित किया जाएगा, और जो 3 युद्धपोत ऐसे होंगे जिसका निर्माण भारत के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। बेसिकली यह जो युद्धपोत तवाशय है वह क्रिबाक श्रेणी पर आधारित है, जिसके निर्माण के लिए भारत एवं रूस के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। अर्थात भारत एवं रूस के द्वारा क्रिबाक श्रेणी के 6 युद्धपोत का निर्माण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत युद्धपोत तवाशय का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। और हाल ही में 22 मार्च 2025 ईस्वी को इसका जलावतरण किया गया। नेक्स्ट फैक्ट है स्पेडेक्स मिशन। तो देखिए, यह जो स्पेडेक्स मिशन है वह इसरो का एक बहुप्रतीक्षित अभियान है, जिसके अंतर्गत बेसिकली अंतरिक्ष के लो अर्थ ऑर्बिट में 2 उपग्रहों को एक साथ जोड़ा गया और एक साथ हटाया गया, यानी कि डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रक्रिया आयोजित की गई है। तो यदि स्पेडेक्स मिशन की बात करें तो स्पेडेक्स मिशन को 30 दिसंबर 2024 ईस्वी को इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। और जो प्रक्षेपण यान के यदि नाम की हम लोग बात करें तो वह PSLV-C60 अर्थात PSLV-C60 के द्वारा 30 दिसंबर 2024 ईस्वी को इसरो द्वारा स्पेडेक्स मिशन को प्रक्षेपित किया गया। बेसिकली स्पेडेक्स का जो पूरा नाम है वह है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। यह 3 शब्दों से मिलकर बना है, SPADEX स्पेडेक्स, यानी कि
स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। देखिए यह जो स्पेडेक्स मिशन है उसके अंतर्गत अनडॉकिंग की जो प्रक्रिया हुई वह 13 मार्च 2025 को अनडॉकिंग की प्रक्रिया हुई और डॉकिंग की जो प्रक्रिया हुई वह 16 जनवरी 2025 को, अर्थात स्पेडेक्स मिशन के अंतर्गत 16 जनवरी 2025 को 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में जोड़ा गया, अर्थात डॉकिंग की प्रक्रिया 16 जनवरी 2025 को आयोजित की गई और इन दोनों उपग्रहों को एक दूसरे से अलग अलग करने की प्रक्रिया जिसे कि अनडॉकिंग के नाम से जाना जाता है उसे 13 मार्च 2025 ईस्वी को किया गया। नेक्स्ट है जनवरी 2015 से दिसंबर 2024 तक लगभग 10 वर्षों की अवधि में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 393 विदेशी उपग्रहों तथा 3 भारतीय ग्राहक उपग्रहों को प्रक्षेपित किए गए। सपोज यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान इसरो द्वारा कितने विदेशी उपग्रहों को प्रक्षेपित किए गए, तो पिछले 10 वर्षों के दौरान इसरो द्वारा टोटल 393 विदेशी उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया और इस प्रक्षेपण के द्वारा इसरो जो है वह टोटल $143 मिलियन की विदेशी राशि प्राप्त की, अर्थात इन उपग्रहों को प्रक्षेपण के माध्यम से इसरो $143 मिलियन की राशि इसरो प्राप्त की। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है जो कि 24वां राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित है। तो देखिए हाल ही में भारत सरकार ने 24वां राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी को प्रस्तुत किया है। तो अब हम लोग यदि राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 22 जुलाई से 2 अगस्त 2026 को मध्य स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा, अर्थात यह जो 23वां राष्ट्रमंडल खेल है इसका जो आयोजन किया जाएगा वह स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 22 जुलाई से 2 अगस्त 2026 के मध्य किया जाएगा। 24वां राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन है और वर्ष 2030 में किया जाएगा। वर्ष 2030 में 24वां राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किए जाने की बात की गई है, लेकिन वर्ष 2030 में जब 24वां राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा तो इस राष्ट्रमंडल खेल का आयोजित करवाने के लिए भारत सरकार ने अपनी दावेदारी को प्रस्तुत की है और लगभग एक आइडिया यह बताया जा रहा है कि इस राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन पर लगभग 1000 करोड़ रुपया खर्च अनुमानित है। इसी संबंध में पिछली बार वर्ष 2010 ईस्वी में भारत में इसका राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन वर्ष 2010 ईस्वी में भारत में किया गया था और 1982 ईस्वी में एशियाई खेलों की भी मेजबानी भारत में की गई थी। तो सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो 23वां राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 22 जुलाई 2026 से 2 अगस्त 2026 के मध्य स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट है कि राष्ट्रमंडल खेल महासंघ, तो हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम बदलकर कॉमनवेल्थ स्पोर्ट कर दिया गया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम बदलकर कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के रूप में कर दिया गया है। नेक्स्ट फैक्ट्स है पत्र वितरण व्यवस्था। देखिए यह जो पत्र वितरण व्यवस्था है या फिर जो कह सकते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस की जो व्यवस्था है, तो हाल ही में विश्व का एकमात्र ऐसा देश बनने वाला है डेनमार्क, जो कि अपने यहाँ पत्र वितरण व्यवस्था यानी कि डाक व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय लिया गया है और संभवतः अक्टूबर नवंबर होते होते डेनमार्क में इस व्यवस्था को यानी कि पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था को डेनमार्क में अक्टूबर नवंबर होते होते पूरी तरह से समाप्त किए जाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट फ्रेंड्स वह है ब्लू घोस्ट। देखिए यदि ब्लू घोस्ट की हम लोग बात करें तो हाल ही में अमेरिकी निजी कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस द्वारा एक निर्मित अंतरिक्ष यान है, यानी कि जो ब्लू घोस्ट है वह अमेरिकन निजी स्पेस कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस द्वारा निर्मित किया गया एक प्रकार का लैंडर है। ध्यान दीजिएगा, एक प्रकार का लैंडर है और यह जो लैंडर है वह चंद्रमा की सतह पर लैंड किया है। तो आप लोग जानते होंगे कि चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला पहला निजी स्पेस यान बना था ओडिसियस लैंडर था, जो कि इंट्यूटिव मशीन्स नामक एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। और यह जो ब्लू घोस्ट है वह फायरफ्लाई एरोस्पेस द्वारा निर्मित या प्रक्षेपित किया जाने वाला ऐसा दूसरी निजी एजेंसी है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा दूसरी निजी एजेंसी है जो कि चंद्रमा की सतह पर अपने किसी उपग्रह को लैंड करवाया है। तो सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि चंद्रमा की सतह पर या चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला दूसरा निजी स्पेस एजेंसी का यान का नाम क्या है, तो ब्लू घोस्ट यान का नाम है और उस एजेंसी का नाम है फायरफ्लाई एरोस्पेस।
नेक्स्ट फैक्ट्स है लोकतंत्र सूचकांक अर्थात डेमोक्रेसी इंडेक्स से रिलेटेड। देखिए यदि डेमोक्रेसी इंडेक्स की हम लोग बात करें तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रत्येक वर्ष डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया जाता है और इस डेमोक्रेसी इंडेक्स में 0 से लेकर 10 तक के अंक प्रदान किए जाते हैं, जिनमें कि 8+ यदि किसी देश को अंक प्राप्त होता है तो माना जाता है कि उस देश में पूर्ण लोकतंत्र की अवधारणा विद्यमान है, और यदि 6 से लेकर 8 तक के अंक प्राप्त होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वह जो देश है उसमें दोषपूर्ण लोकतंत्र की अवधारणा विद्यमान है, और यदि किसी देश को 4 से लेकर 6 के मध्य अंक प्राप्त होते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि उस देश में संकर शासन की व्यवस्था विद्यमान है, और यदि किसी देश को यदि 0 से लेकर 4 तक का अंक प्राप्त होते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि उस देश में सत्तावादी यानी कि ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट विद्यमान है। अब देखिए यह जो लोकतंत्र सूचकांक से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स की हम लोग बात करें तो जो लोकतंत्र सूचकांक है उसे वर्ष 2006 ईस्वी से लगातार जारी किया जा रहा है, और वर्ष 2024 ईस्वी की इस लोकतंत्र सूचकांक में टोटल 167 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें कि 4 श्रेणी है। अभी मैंने बताया पूर्ण लोकतंत्र, दोषपूर्ण लोकतंत्र, संकर शासन और सत्तावादी शासन। यदि हम लोग इस रिपोर्ट से संबंधित भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत को टोटल 7.29 अंक प्राप्त हुए हैं, और इस अंक के साथ भारत जो है वह 41वां स्थान को प्राप्त किया है। लेकिन यह जो भारत है वह चूंकि 6 से लेकर 8 के मध्य अंक भारत को प्राप्त हुए हैं, इसी कारण भारत को दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। अब यदि हम लोग पिछले वर्ष की तुलना में कंपैरिजन करें तो पिछले वर्ष की तुलना में भारत की रैंक में कोई भी सुधार देखने को नहीं मिलते हैं। प्रथम 3 देश की हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रथम 3 देश हैं जिन्हें कि टॉप 1, 2, 3 स्थान प्राप्त हुए हैं। तो पहला स्थान पर नॉर्वे है, दूसरा स्थान पर डेनमार्क है, दूसरा स्थान पर न्यूजीलैंड है, और तीसरा स्थान पर स्वीडन है। इसी प्रकार यदि हम लोग बात करें सबसे अंतिम 3 देशों की तो 167वां स्थान पर अफगानिस्तान, 166वां स्थान पर म्यांमार और 165वां स्थान पर उत्तर कोरिया है। भारत के स्थान की बात करें तो 167 देशों में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वह है 41। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वह है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025। यदि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाने वाला यह एक इंडेक्स है, जिसमें कि वर्ष 2025 ईस्वी की रैंकिंग में 147 देशों को शामिल किया गया है। और इस 147 देशों में यदि भारत के स्थान की बात करें तो इस 147 देशों में भारत का जो स्थान है वह 118 है, और वर्ष 2024 ईस्वी की रैंकिंग में टोटल 143 देशों में भारत का स्थान 126 प्राप्त हुआ था। अब यदि हम लोग इस रिपोर्ट से संबंधित टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो पहला स्थान पर फिनलैंड है, दूसरा स्थान पर डेनमार्क है, और तीसरा स्थान पर आइसलैंड है। इसी प्रकार यदि हम लोग बॉटम 3 यानी कि सबसे खराब 3 देशों की बात करें तो अंतिम 3 देश में 147वां स्थान पर अफगानिस्तान, 146वां स्थान पर सिएरा लियोन और 145वां स्थान पर लेबनान शामिल है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करते हैं तो देखते हैं कि फिनलैंड एकमात्र ऐसा देश है जो कि लगातार 8 वर्षों से इस इंडेक्स में, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप स्थान पर बनाए हुए, यानी कि पहला स्थान पर लगातार पिछले 8 वर्षों से फिनलैंड ही विद्यमान है। और इस जो सूचकांक है अर्थात वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की जो गणना है वह टोटल 7 इंडेक्स यानी कि 7 मानकों पर आधारित 7 मानकों को आधार बनाकर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की गणना की जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वह है हथियारों की खरीद पर सिप्री की रिपोर्ट। देखिए यदि हथियारों की खरीद से संबंधित रिपोर्ट की बात करें तो प्रत्येक वर्ष सिप्री द्वारा इस प्रकार के रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वर्ष 2020 से लेकर वर्ष 2024 अर्थात पिछले 5 वर्षों की अवधि में 5 बड़े आयातक देश हैं जो कि यूक्रेन है, दूसरा भारत, तीसरा कतर, नेक्स्ट है चौथा स्थान पर सऊदी अरब, 5वें स्थान पर पाकिस्तान है। यानी कि हथियारों की आयात में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। ध्यान दीजिएगा, सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि सिप्री की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार हथियारों की आयात में भारत का स्थान किस क्रम का है, तो हथियारों के आयात में भारत का स्थान जो है वह दूसरा है, जबकि यूक्रेन पहली बार इस रिपोर्ट में पहला स्थान को प्राप्त किया है। आप ध्यान देंगे, आप देखेंगे कि वर्ष 2015 से 19 की अवधि
की अवधि से लेकर वर्ष 2020 से 24 की अवधि का यदि तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करें तो यूक्रेन द्वारा हथियार की आयात में 9,627% की वृद्धि देखने को मिली है और विश्व में पहली बार ऐसा वृद्धि देखने को मिला है जिसमें कि वृद्धि लगभग 10,000% की वृद्धि देखने को मिला है हथियारों के आयात में किसी एक देश द्वारा। तो ऐसा मुख्य रूप से माना जा रहा है कि जो रूस एवं यूक्रेन के मध्य जो विवाद चल रहा है इसी कारण वर्ष 2020 से 24 की अवधि में यूक्रेन द्वारा हथियारों के आयात में 9,627% की वृद्धि देखने को मिली है। अब यदि हम लोग विश्व के सबसे 5 बड़े निर्यातक देश की बात करें कि कौन कौन से ऐसे टॉप 5 कंट्री है जो कि आर्म्स का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो पहले स्थान पर अमेरिका है जिसका विश्व के हथियार निर्यात में लगभग 43% का योगदान है। दूसरे स्थान पर फ्रांस, तीसरे स्थान पर रूस, चौथे स्थान पर चीन और 5वें स्थान पर जर्मनी है। अब यदि हम लोग चीन अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करें तो देखिए इस अवधि में यानी कि वर्ष 2020 से लेकर वर्ष 2024 के बीच का जो अवधि अर्थात 5 वर्ष की जो अवधि हुई उस अवधि में चीन के हथियारों की आयात में 64% की कमी देखने को मिली है। अब यदि हम लोग भारत की बात करें तो सपोज भारत द्वारा जितने भी हथियार आयात किए जाते हैं उन हथियारों में 36% हथियार जो आयात हैं वे रूस द्वारा किए जाते हैं, 33% हथियारों की आयात फ्रांस से किए जाते हैं और 13% हथियारों की जो आयात है वह इजराइल से किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान जो है वह हथियारों की खरीद में 5वां स्थान पर बना हुआ है। अब देखिए कि 2020 से 2024 के दौरान हथियारों की कुल निर्यात में अमेरिका की वैश्विक हिस्सेदारी है वह सर्वाधिक 43% रही है और अभी मैंने बताया था कि विश्व में सर्वाधिक हथियारों का जो निर्यात है वह अमेरिका द्वारा ही किया जा रहा है, जो कि वैश्विक स्तर पर हथियारों के निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 43% है। तो यह हो गया हथियारों की आयात निर्यात से संबंधित सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट। नेक्स्ट फैक्ट है हाल ही में यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष का भारत आगमन हुआ। तो देखिए इससे संबंधित जो प्रश्न बनने की संभावना है कि यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो उर्सुला वॉन डेर लेयन जो हैं वो यूरोपियन आयोग के अर्थात यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट फैक्ट है रायसीना डायलॉग या रायसीना संवाद। रायसीना डायलॉग जो है इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष भारतीय विदेश मंत्रालय एवं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। इस प्रकार के आयोजन यानी कि रायसीना डायलॉग का पहली बार जो आयोजन किया गया था वह वर्ष 2016 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया था और यह जो रायसीना डायलॉग वर्ष 2025 ईस्वी में जो आयोजित किया गया वह अपने प्रकार का 8वां संस्करण है और इसका पहली बार आयोजन किया गया था वर्ष 2016 ईस्वी में। सॉरी, यह 10वां संस्करण है और इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में 17 से 19 मार्च 2025 ईस्वी के मध्य। यदि हम लोग चीफ गेस्ट की बात करें तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन इस रायसीना डायलॉग के चीफ गेस्ट थे और इसका वर्ष 2025 ईस्वी के रायसीना डायलॉग का जो थीम था वह कालचक्र, पीपल्स, पीस एंड प्लैनेट। ध्यान दीजिएगा यह जो थीम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि रायसीना डायलॉग 2025 में जो आयोजित किया गया उसका थीम क्या है, तो कालचक्र, पीपुल्स, पीस एंड प्लैनेट। और यह जो रायसीना डायलॉग है उसमें मुख्य रूप से भू राजनीतिक अर्थात जियो पॉलिटिक्स एवं जियो इकोनॉमी संबंधी विषयों पर चर्चा किए जाते हैं। इसका पहला जो आयोजन किया गया था वह वर्ष 2016 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है सुनीता विलियम्स और बुश मिलमोर से संबंधित। तो देखिए यह जो सुनीता विलियम्स और बुश मिलमोर हैं इनकी सुरक्षित वापसी 19 मार्च 2025 ईस्वी को फ्लोरिडा की खाड़ी में हुई है और जो इनको लाने के लिए जो यान भेजा गया था उसका नाम था स्पेस एक्स का क्रू 9। 5 जून 2024 ईस्वी को एक सप्ताह के लिए मुख्य रूप से ये लोग ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 5 जून 2024 को बेसिकली एक सप्ताह के लिए गए थे, लेकिन अंतरिक्ष यान में खराबी के कारण इन्हें वापसी में देरी हुई और अंततः 19 मार्च 2025 ईस्वी को क्रू 9 यान के माध्यम से इन्हें फ्लोरिडा की खाड़ी में लाया गया। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री को मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन, ये संक्षिप्त नाम है द ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन जो कि मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान है, से हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री को, ध्यान दीजिएगा यहाँ भारतीय प्रधानमंत्री छूट गया है, तो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री को मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडियन ओशियन से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट है
इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। देखिए, यदि इकोनॉमी से रिलेटेड करेंट अफेयर्स की हम लोग बात करें तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि कोयले का उत्पादन। यदि हम लोग कोयले का उत्पादन से संबंधित वर्ष 2024-25 के लेटेस्ट डाटा की बात करें तो वित्त वर्ष 2024-25 में कोयले का जो कुल उत्पादन हुआ है वह 1 अरब टन को क्रॉस कर गया है। और इसी अवधि में वर्ष 2023-24 में कोयला का जो कुल उत्पादन हुआ था वह 997.83 मिलियन टन था। तो यह हो गया कोयला का उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। नेक्स्ट है वर्ष 2024-25 की पहली 3 तिमाहियों में भारत में FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अंतर प्रवाह में 27% की वृद्धि देखने को मिली है। अब यह जो हम लोग बात करते हैं, देखिए इस अवधि में कितना FDI प्राप्त हुआ, तो टोटल भारत को 40.67 अरब डॉलर का टोटल FDI प्राप्त होता है। और इस अवधि में कुल FDI की हम लोग बात करते हैं तो 62.48 अरब डॉलर का कुल FDI वर्ष 2024-25 की अवधि में रहा। टोटल FDI की हम लोग यदि बात करें तो, लेकिन यदि पहली 3 तिमाहियों में FDI की बात करें तो आज जो पहली 3 तिमाहियों में FDI था 40.67 अरब डॉलर। और भारत में निवेश किए गए सर्वाधिक FDI में यदि वृद्धि वाले देशों की बात करें तो सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली है सिंगापुर में, दूसरा सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली है नीदरलैंड में, और तीसरा सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली है UAE अर्थात संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट फैक्ट्स की हम लोग बात करते हैं तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा IRCTC एवं IRFC को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया। IRCTC से आप लोग सभी परिचित होंगे। यह जो IRFC है उसे भी हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। यदि हम लोग नवरत्न कंपनी की बात करें तो वर्तमान समय में भारत में 26 ऐसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं जिसे कि नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। अब सपोज आप लोग के मन में यह प्रश्न उठता होगा कि किन आधारों पर किसी भी कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया जाता है। तो यदि हम लोग आधार की बात करें तो आधार में सबसे पहला और महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि वैसी मिनी रत्न कंपनियां जो कि श्रेणी 1 में शामिल होंगी उन्हें ही नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया जाएगा। लेकिन इसके अंतर्गत और भी जो शर्त हैं उनमें पहला है कि पिछले 3 वर्षों के दौरान उस कंपनी का शुद्ध वार्षिक लाभ 5,000 करोड़ रुपया से अधिक होना चाहिए। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण है कि पिछले 3 वर्षों के दौरान उस कंपनी का औसत वार्षिक टर्नओवर लगभग 25,000 करोड़ रुपया से अधिक होना चाहिए। और तीसरा इसमें महत्वपूर्ण है कि पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक उस कंपनी का औसत वार्षिक शुद्ध संपत्ति जो है वह 15,000 करोड़ रुपया से अधिक होना चाहिए। तो यह जो फैक्ट्स हो गया वह हो गया नवरत्न कंपनियों से संबंधित। यदि वर्तमान समय हम लोग नवरत्न कंपनियां की बात करें तो वर्तमान समय में भारत में टोटल 26 कंपनियां ऐसी हैं जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की हैं और जिन्हें नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। लेकिन सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि वर्तमान समय में मार्च 2025 की रिपोर्ट तक के अनुसार भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान समय में भारत में टोटल 14 सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें कि महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है और टोटल 26 ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें कि नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। ये जो फैक्ट्स है कि किन किन आधारों पर किसी भी कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया जाता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है विश्व बैंक से अनुसार। तो देखिए हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया है कि यदि भारत वर्ष 2047 ईस्वी तक उच्च आय वाला देश बनना चाहता है तो इस भारत को प्रत्येक वर्ष 7.8% की वृद्धि दर प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कब? जब भारत वर्ष 2047 ईस्वी तक उच्च आय वाला देश बनना चाहता है तब। इसी के साथ साथ इसी में यह भी बताया गया है कि वर्तमान समय में जो भारत में महिला श्रम शक्ति सहभागिता दर जो लगभग 35% है उसे बढ़ाकर आगामी 22 वर्षों में 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि आगामी 22 वर्षों में यदि 50% महिला श्रम शक्ति सहभागिता दर होती है, उसी स्थिति में भारत वर्ष 2047 ईस्वी तक उच्च आय वाला देश बन सकता है। यदि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी की बात करें तो वर्ष 2000 ईस्वी में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी जो लगभग 1.6% था वह वर्ष 2023 ईस्वी में बढ़कर वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की जो हिस्सेदारी है वह बढ़कर 3.4% हो गया है। तो यह जो डाटा है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2000 ईस्वी में भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 1.6% थी,
जो वर्ष 2023 ईस्वी में बढ़कर 3.4% हो गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में ट्राई द्वारा भारत की जो टेलीकॉम नियामक एजेंसियां हैं उनके द्वारा टेली डेंसिटी के संबंध में रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार यदि हम लोग बात करें संपूर्ण भारत के स्तर पर कि टेली डेंसिटी कितना है, तो संपूर्ण भारत का जो टेली डेंसिटी है वह 84.45 है, जिनमें शहरी टेली डेंसिटी 131.50 और ग्रामीण क्षेत्रों में टेली डेंसिटी है 58.22। यदि सर्वाधिक टेली डेंसिटी वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वह दिल्ली है, जिसका टेली डेंसिटी 274.38 है। वहीं सबसे कम टेली डेंसिटी वाले यदि राज्य की हम लोग बात करते हैं तो वह बिहार है, 56.44 के साथ बिहार सबसे कम टेली डेंसिटी वाला राज्य है। अब यदि भारत के टेलीकॉम सेक्टर में विभिन्न निजी क्षेत्रों की हिस्सेदारी, निजी कंपनियां की हिस्सेदारी की हम लोग बात करते हैं तो देखिए 40.42% हिस्सेदारी के साथ रिलायंस पहला स्थान पर है, 33.49% के साथ भारतीय एयरटेल दूसरे स्थान पर है, 18.01% के साथ वोडाफोन तीसरे स्थान पर है और 7.99% के साथ जो BSNL है, भारत की सरकारी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वह BSNL 7.99% के साथ चौथे स्थान पर है और MTNL जिसे हाल ही में BSNL में ही मर्ज कर दिया गया, उसकी यदि अलग शेयर की बात करें तो 0.09% के साथ MTNL 5वें स्थान पर है। अब हम लोग बात करते हैं IMF से संबंधित। तो देखिए हाल ही में IMF द्वारा एक श्वेत पत्र जारी किया गया है। उसके अनुसार यह बताया गया है कि पिछले 10 वर्षों में भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है वह दोगुना हो गया है। 2015 ईस्वी में जो $2.1 ट्रिलियन था वह वर्ष 2025 ईस्वी में $4.27 ट्रिलियन हो गया, यानी कि इसमें लगभग दोगुने की वृद्धि देखने को मिली है। और यदि हम लोग IMF के जो नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों की बात करें तो पहला है अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा जर्मनी, चौथा जापान और 5वें स्थान पर यानी कि विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है भारत। नेक्स्ट फैक्ट है महासागर से संबंध। देखिए तो हाल ही में जब भारतीय प्रधानमंत्री की मॉरिशस यात्रा आयोजित हुई थी, तो उस स्थिति में उस यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा महासागर का कॉन्सेप्ट दिया गया। महासागर का पूरा नाम होता है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। तो आप लोग ध्यान रखिए, यह एक BPSC की प्रारंभिक परीक्षाओं में एक बार पूर्ण रूप भी पूरा नाम भी पूछा जा चुका है। तो सपोज यदि प्रश्न पूछने की संभावना बनती है महासागर का पूरा नाम से संबंधित, तो आप लोग याद रखेंगे महासागर का पूरा नाम है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। अभी मैंने बताया कि मॉरिशस यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा महासागर का कॉन्सेप्ट दिया गया। नेक्स्ट है शक्तिकांत दास से संबंधित। तो शक्तिकांत दास भारतीय प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 नियुक्त किए गए हैं, यानी कि वर्तमान समय में भारतीय प्रधानमंत्री के 2 प्रधान सचिव हैं, जिनमें पहले प्रधान सचिव हैं डॉक्टर PK मिश्रा और दूसरे प्रधान सचिव के रूप में शक्तिकांत दास की नियुक्ति की। हालांकि देखिए यह तो कोई हायरार्की वाला पोस्ट नहीं है कि वह पहले स्थान पर है और यह दूसरे स्थान पर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि दोनों में एक समन्वय बनाने के लिए, दोनों के कार्यों में विभाजन एवं कार्यों में समन्वय बनाने के लिए 2 प्रधान सचिव की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। तो पहले प्रधान सचिव के रूप में डॉक्टर PK मिश्रा हैं। पहला इन्हें इस कारण कहा जा रहा है चूंकि शक्तिकांत दास की नियुक्ति से पहले ही इनकी नियुक्ति कर दी गई थी, तो इसी कारण पहले प्रधान सचिव के रूप में डॉक्टर PK मिश्रा हैं और दूसरे प्रधान सचिव के रूप में हाल ही में शक्तिकांत दास की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट है सेबी के नए प्रमुख। देखिए हाल ही में सेबी के नए प्रमुख बने हैं तुहिन कांत पांडे सेबी के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। इंद्रनील भट्टाचार्य RBI के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं और इंटेक के नए अध्यक्ष बने हैं अशोक सिंह ठाकुर, अर्थात अशोक सिंह ठाकुर जो है वो इंटेक के नए अध्यक्ष बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कॉवेंट्री हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है राम बी सुतार। तो देखिए ये जो राम बी सुतार हैं, हाल ही में राम बी सुतार को महाराष्ट्र भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस महाराष्ट्र भूषण सम्मान के अंतर्गत 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के साथ साथ एक स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया जाता है।
जो राम बिस्वतार हैं उन्हें महाराष्ट्र भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन्हें 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट है विश्व सुंदरी प्रतियोगिता। यदि हम लोग विश्व सुंदरी प्रतियोगिता की बात करें तो वर्ष 2025 ईस्वी में भी विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का आयोजन भारत में ही किया जाएगा। भारत के तेलंगाना के हैदराबाद में वर्ष 2025 ईस्वी में विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का आयोजन किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो वर्ष 2024 ईस्वी में भी इसका जो आयोजन है वह भारत के मुंबई में किया गया था और वर्ष 1996 ईस्वी में इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया। अब तक भारत में टोटल 3 बार विश्व सुंदरी की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पहला जो है वह 1996 में किया गया था जो कि बेंगलुरु में, दूसरी बार 2024 में किया गया भारत के मुंबई में और तीसरी बार वर्ष 2025 ईस्वी में हैदराबाद में किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट यदि फैक्ट्स की हम लोग बात करें तो देखिए, नेक्स्ट फैक्ट्स जानने से पूर्व आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि 71वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आईएसपीसी सेंटर द्वारा करेंट अफेयर्स का एक बैच प्रारंभ किया गया है। इस बैच से संबंधित आप लोग को विस्तृत जानकारी के लिए 9870564701 या 8375934036 पर संपर्क कर सकते हैं। इसी करेंट अफेयर्स बैच के अंतर्गत प्रतियोगिता दर्पण का जो शॉर्ट नोट्स करवाया जा रहा है उसका PDF आप लोग को अवेलेबल करवाया जाएगा। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार। यदि हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो वर्ष 2024 ईस्वी में जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया और जो विनोद कुमार शुक्ल हैं वह भारत के छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। इन्हें 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। बेसिकली यह जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह 8वीं अनुसूची में शामिल टोटल 22 भाषाओं पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2023 ईस्वी में स्वामी रामभद्राचार्य को संस्कृत के लिए एवं गीतकार गुलजार को उर्दू के लिए प्रदान किया गया था। और जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह वर्ष 2022 ईस्वी में दामोदर मौजो को प्रदान किया गया था। और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह वर्ष 2024 ईस्वी में विनोद कुमार शुक्ल जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान। यदि हम लोग सरस्वती सम्मान वर्ष 2024 की बात करें तो देखिए, यह जो सरस्वती सम्मान है वह 34वां सरस्वती सम्मान होगा, जिन्हें कि साधु भद्रेश दास को प्रदान किया गया है। उनकी रचना स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए साधु भद्रेश दास को संस्कृत भाषा का सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। यह जो सरस्वती सम्मान है वह के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो वर्ष 2023 ईस्वी के यदि सरस्वती सम्मान की बात करें तो प्रभा वर्मा को रौद्र सात्विकम मलयालम भाषा के लिए, जो कि रौद्र सात्विकम लिखी गई थी मलयालम भाषा में, उस रचना के लिए प्रभा वर्मा को वर्ष 2023 ईस्वी का सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट मार्च महीने में आयोजित किए गए कुछ महत्वपूर्ण यदि दिवस की हम लोग बात करते हैं तो विश्व वन्यजीव दिवस है, इसका आयोजन 3 मार्च को किया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। यदि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की बात करें तो इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को किया जाता है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, बिहार दिवस 22 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च और नेक्स्ट है पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस। यदि हम लोग पाकिस्तान की राष्ट्रीय दिवस की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। देखिए, 23 मार्च को पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस मनाए जाने के पीछे जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वह बेसिकली यह है कि जब 23 मार्च 1940 ईस्वी को लाहौर प्रस्ताव में पाकिस्तान निर्माण की बात पहली बार की गई थी, उसी के ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक। यदि हम लोग दिया सलाई पुस्तक की बात करें तो जो दिया सलाई पुस्तक है वह कैलाश सत्यार्थी द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। नेक्स्ट है वॉइस फॉर द वॉइसलेस। ये जो वॉइस फॉर द वॉइसलेस पुस्तक है वह दलाई लामा द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट पुस्तक है थैंक यू फॉर लिविंग। यदि थैंक यू फॉर लिविंग पुस्तक की बात करें तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम है ऋत्विक सिंह। और नेक्स्ट और महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि जनरल मनोज नरवाने पूर्व थल सेनाध्यक्ष द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उसका नाम है द कंटेनमेंट कॉन्स्पिरेसी ए मिलिट्री थ्रिलर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। द कंटेनमेंट कॉन्स्पिरेसी ए मिलिट्री थ्रिलर पुस्तक के लेखक हैं पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज नरवाने।
नेक्स्ट यदि कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास की हम लोग बात करें तो आपको ध्यान होगा कि जब बीपीएससी में पूर्व में जो पूछा जाता था कि ये युद्धाभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया जाता है, लेकिन अब जो न्यू ट्रेंड के अनुसार यदि हम लोग बात करें तो अब न्यू ट्रेंड से संबंधित जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। पूर्व में पूछा जाता था कि किन देशों के मध्य किया जा रहा है युद्धाभ्यास का आयोजन, लेकिन जो नया ट्रेंड है उसके अनुसार अब पूछा जाने लगा है कि किस स्थान पर इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। तो यदि धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास की बात करें तो धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास है वह मुख्य रूप से भारत एवं जापान की सेनाओं के मध्य आयोजित किया जाने वाला एक युद्धाभ्यास है। इसका आयोजन जापान के पूर्वी फुजी क्षेत्र में किया गया और यह जो धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास है वो अब तक का छठा युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट है युद्धाभ्यास खंजर। यदि युद्धाभ्यास खंजर की बात करें तो भारत एवं किर्गिज़स्तान के मध्य युद्धाभ्यास खंजर का आयोजन किया जाता है और यह 12वां संस्करण है। तो यदि इसका आयोजन स्थल की बात करें तो किर्गिस्तान के टोक्यो क्षेत्र में इस खंजर युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है वरुणा 2025। यदि वरुणा 2025 की बात करें तो भारत एवं फ्रांस के मध्य थल सेना के साथ साथ नौसेना के मध्य आयोजित किया जाने वाला एक युद्धाभ्यास है वरुणा 2025। यह 23वां संस्करण है। नेक्स्ट युद्धाभ्यास है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वह है युद्धाभ्यास बोंगो सागर। देखिए यह जो युद्धाभ्यास बोंगो सागर है वह मुख्य रूप से भारत एवं बांग्लादेश के मध्य आयोजित किया जाने वाला एक प्रकार का वार्षिक युद्धाभ्यास है जिसका आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो वह है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस टेक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण है ग्रह परेड। यदि ग्रह परेड देखिए ग्रह परेड का मतलब क्या होता है। ग्रह परेड का मतलब होता है एक समानांतर क्रम में या एक सीधी रेखा में ग्रहों की उपस्थिति। तो हाल ही में 28 फरवरी 2025 ईस्वी को एक सीधी रेखा में अंतरिक्ष में बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून ग्रहों को देखा गया था। तो यही है ग्रह परेड और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो अगली बार ग्रह परेड होगा वह इसकी पुनरावृत्ति वर्ष 2040 ईस्वी में इस ग्रह परेड की पुनरावृत्ति देखने को मिलेगी। तो सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ग्रह परेड का आयोजन कब, ग्रह परेड कब की घटना कब देखने को मिली तो 28 फरवरी 2025। और हाँ आप लोग इन कुछ जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं जैसे बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है जन औषधि दिवस। यदि जन औषधि दिवस की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 7 मार्च को केंद्र सरकार द्वारा जन औषधि दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। जन औषधि दिवस से संबंधित यदि कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात करें या हिस्टोरिकल के साथ साथ इसके संबंध में यदि योजनागत फैक्ट्स की बात करें तो देखिए जो जन औषधि दिवस है यह तो 7 मार्च को मनाए जाने का निर्णय यद्यपि लिया गया है, लेकिन वर्ष 2008 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा जन औषधि योजना को प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया था और वर्ष 2015 ईस्वी में इस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री जन औषधि योजना कर दिया गया। इसी प्रकार यदि इस योजना से संबंधित हम लोग क्रियान्वयन एजेंसी की बात करें कि कौन सी एजेंसी है जो जन औषधि योजना का क्रियान्वयन कर रही है तो उस एजेंसी का नाम है भारतीय औषधि एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो द्वारा इस जन औषधि योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में आईआईटी मद्रास में थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया गया। तो सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में किस स्थान पर थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया गया तो हाल ही में आईआईटी मद्रास में इस थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया गया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो सेशन था वो समाप्त हुआ। हाँ, इस सेशन को समाप्त करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण सूचना कि 71वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आईएसपीसी सेंटर द्वारा करंट अफेयर्स से संबंधित एक बैच को प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत 71वीं बीपीएससी की करंट अफेयर्स की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें प्रतियोगिता दर्पण का मंथली शॉर्ट नोट्स, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, पीआईबी, डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इसके अलावा अन्य भी जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे उन सभी को उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आप लोग 9870564701 या 8375934036 इन दो में से किसी एक नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन समाप्त हुआ।